उसकी प्रतिक्रिया थी, आप जानते हैं, यह बहुत अच्छा है। अगर मुझे बरी किया गया तो शायद असली मैगी और पॉल के कातिल मिल जाएं, क्योंकि अब तक उनकी तलाश नहीं हुई। एलेक मर्डॉक के वकील उन्हें नया ट्रायल मिलने की पूरी जानकारी दे रहे हैं। दूसरे को नहीं छोड़ सकते। उस कोर्टरूम में दूसरे सबसे अहम अधिकारी को जूरी को प्रभावित करने की इजाजत नहीं दे सकते, क्योंकि वो किताब लिख रही हैं और उसकी बिक्री बढ़ाना चाहती हैं। साथ ही एलेक मर्डॉक जेल में क्या कर रहे हैं और क्या वो अपने बेटे बैस्टर से मिलते हैं। मैं एंजेलिट लेवी हूं और यह क्राइम फिक्स का खास संस्करण है जो कोलंबिया साउथ कैरोलिना के स्टेट हाउस ग्राउंड से प्रस्तुत किया जा रहा है। डिक हापुटेलियन 2021 से एलेक मर्डॉक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। वो एलेक मर्डॉक के दूसरे ट्रायल में भी अपनी पूरी टीम के साथ उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। उनके अनुसार वो टीम को फिर से साथ ला रहे हैं। ये उन्हीं के शब्द हैं। एलेक मर्डॉक को 2023 में 6 हफ्ते की ट्रायल और 3 घंटे की विचार विमर्श के बाद दोषी पाया गया था। जून 2021 में उन्हें मोज़ल हंटिंग एस्टेट में पत्नी मैगी और बेटे पॉल की हत्या का दोषी ठहराया गया। एलेक मर्डॉक मानते हैं कि उन्होंने क्लाइंट से कई मिलियन चुराए, लेकिन खुद को हत्यारा नहीं मानते। 7 जून 2021 को क्या आपने इस बंदूक या ऐसी किसी और बंदूक से अपने बेटे पॉल को अपने मोज़ल रोड स्थित प्रॉपर्टी के फीड रूम में छाती में गोली मारी थी? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मिस्टर मर्डॉक, क्या आपने 7 जून को या किसी भी दिन, किसी भी समय इस बंदूक या ऐसी किसी और बंदूक से अपने बेटे का सिर उड़ा दिया था? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मर्डॉक ने अपील की, ये दावा करते हुए कि कोर्ट की क्लर्क बेकी हिल ने जूरी को प्रभावित करने की कोशिश की ताकि वे दोषी ठहराने के पक्ष में वोट दें। क्यों? क्योंकि वो एक किताब लिखना चाहती थी। मर्डॉक की टीम ने एक गवाह पेश किया जिसने कहा कि हिल को लगता था दोषी फैसला आने से उसकी किताबें ज्यादा बिकेंगी। एलेक मर्डॉक की 2024 में नए ट्रायल की पहली कोशिश विफल रही। अब साउथ कैरोलिना की सर्वोच्च अदालत ने सर्वसम्मति से फैसला दिया कि बेकी हिल द्वारा जूरी को मर्डॉक या बचाव पक्ष पर भरोसा न करने के लिए कहने से एलेक मर्डॉक के अधिकारों का हनन हुआ। अदालत ने यह भी पाया कि हत्याओं का मकसद दिखाने के लिए मर्डॉक के वित्तीय अपराधों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी को सबूत के तौर पर स्वीकार कर लिया गया था। मर्डॉक, जो उन वित्तीय अपराधों के लिए 27 साल की सजा काट रहा है, अब मैगी और पॉल की हत्याओं के लिए दोबारा मुकदमे का सामना करेगा। मामला फिर शुरू हो गया है। अटॉर्नी जनरल ने वादा किया है कि एलेक मर्डॉक पर जल्द फिर से मुकदमा चलाया जाएगा। मैं यहाँ डिक हापुटेलियन के साथ हूँ, जो एलेक मर्डॉक के बचाव वकीलों में से एक हैं। मैंने उसी समय उनसे बात की थी जब वो फैसला आया था। हालांकि हमारी बात बहुत संक्षिप्त रही। डिक, मुझसे बात करने के लिए धन्यवाद। जानता हूँ आपका दिन लंबा रहा है। मैंने कॉल किया, आपने कहा मैं अभी एलेक के साथ फोन पर हूँ, बात नहीं कर सकता। आप जानती हैं, आपके पास कई कॉल आई होंगी, लेकिन एलेक मर्डॉक से ये खबर साझा करने पर कैसा लगा कि उन्हें नया ट्रायल मिला है? मुझे लगता है आपको संदर्भ समझना होगा। एलेक को शुरू से ही यकीन था कि इस केस का फैसला नहीं बदलेगा। वह बहुत निराशावादी था। उसने कहा, मेरे पक्ष में कभी कोई जज फैसला नहीं देता। जब हमने सुप्रीम कोर्ट में केस की बहस की और जिम और मैं उससे फोन पर बात कर रहे थे, उसने पूछा, कैसा रहा? हमने कहा, बहुत बढ़िया। मेरा मतलब है, जजों ने हमसे सही सवाल पूछे। सबसे अहम यह था कि उन्होंने क्रेटन वाटर्स और अभियोजन टीम से ऐसे सवाल पूछे जिनका उनके पास जवाब नहीं था। तो हमें अपने मौके को लेकर वाकई बहुत अच्छा महसूस हुआ। फैसला आने पर हमने उन्हें फोन किया। उन्होंने कहा, आप जानते हैं, मैंने सुना है ये पलट गया। और उन्होंने नहीं, खैर जब उन्होंने मुझे बताया तो उन्होंने कहा, खैर उन्होंने कहा मुझे यकीन नहीं होता, वे ऐसा नहीं करने वाले। तो जब फैसला आया, हमने कल उनसे बात की थी। उन्होंने कहा, मैंने फैसला पढ़ लिया है, आपकी बात सुन रहा हूं, पर अब भी यकीन नहीं होता। मैंने पूछा, आपका मतलब? कुछ हो रहा है। उन्होंने कहा, मैं साफ नहीं बता सकता, लेकिन इस बारे में बहुत निराशावादी हूं। मुझे कभी भी फैसला अपने पक्ष में नहीं मिला, इसलिए मुझे यकीन नहीं कि वे हमारे पक्ष में देंगे। मैंने कहा, साउथ कैरोलिना में कानून का राज है। इन न्यायाधीशों ने इसे देखा और कहा, आप दूसरे को इसकी अनुमति नहीं दे सकते।
उस अदालत कक्ष में दूसरे सबसे अहम अधिकारी प्रभावित करने की कोशिश करें। वह जूरी को इसलिए प्रभावित करना चाहती हैं क्योंकि वो किताब लिख रही हैं और ज्यादा बिक्री चाहती हैं। ये बात उन्होंने कई लोगों से कही थी। और जज न्यायाधीशों ने वित्तीय अपराधों के बारे में गवाही पर बात की और संकेत दिया है कि दोबारा सुनवाई में ऐसा फिर नहीं होना चाहिए। उस हद तक या शायद बिल्कुल भी नहीं, मेरा मतलब है। उन्होंने जज से आग्रह किया कि वो इसे बहुत सावधानी से देखें, उन सख्त मानकों के तहत जिनके तहत हम जिसे 404 नियम के तहत अपराध संबंधी साक्ष्य कहते हैं, उसे मकसद साबित करने के लिए स्वीकार किया जाता है। हमने उनसे इस मामले पर चर्चा की, पन्ना दर पन्ना सब देखा और मुद्दों पर बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें अब भी विश्वास नहीं है। मेरा मतलब है, वो बस ये मानते हैं कि बदनामी की वजह से और आम धारणा की वजह से कि वो दोषी हैं, उन्हें दूसरा ट्रायल नहीं मिलने वाला था। और बेशक मैंने उन्हें समझाया कि इन न्यायाधीशों के अनुसार कानून के तहत आपको नया ट्रायल पाने का हक है, चाहे आप सीरियल किलर हों या बाल शोषक हों या कुछ भी, सबसे बुरे से बुरा इंसान क्यों ना हो। कानून की मांग है, संविधान की मांग है कि आपको नया ट्रायल मिले। और एक बार फिर मुझे हमारे सुप्रीम कोर्ट पर गर्व है क्योंकि कानून का राज सर्वसम्मति से कायम रहा। क्या उन्होंने कभी यह माना कि यह सच है? उन्होंने कहा कि उन्होंने पढ़ा पर विश्वास नहीं किया। क्या हैरानी धीरे धीरे कम हुई? हाँ, ऐसा हुआ। वो अब भी इसका मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन्हें वित्तीय अपराधों के लिए इतनी सजा मिल गई है कि शायद वे कभी जेल से बाहर ना आ सकें या बहुत बूढ़े होकर ही निकलें। इसलिए बात जेल से बाहर निकलने की नहीं है, ये उनकी जेल से रिहाई के बारे में नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्होंने मैगी और पॉल को नहीं मारा। वो चाहता है कि जिसने भी ये किया है उसे पकड़ा जाए, और उनका मानना है कि जब तक वो बड़ी नहीं होता वे उन लोगों की तरफ देखेंगे तक नहीं। क्या आपने एलेक्स से कल से बुधवार से बात की है? हमने कल उससे 2 बार बात की। हम न्यूयॉर्क गए थे। पिछले 24 घंटे बेहद भागदौड़ भरे रहे हैं। जिम और मैं उड़कर गए थे। हमने कल सुबह और दोपहर न्यूयॉर्क पहुंचने पर उससे बात की थी। हम योजना बना रहे हैं, उम्मीद है कि हम वहां जाकर उससे मिलेंगे अगले हफ्ते। आप जानती हैं, जब सदमा कम हो गया तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी जो आप साझा कर सकती हैं, जो गोपनीय नहीं है? उनकी प्रतिक्रिया थी, ये बहुत अच्छा है। उम्मीद है अगर मुझे बरी कर दिया गया तो वे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने मैगी और पॉल की हत्या की थी, क्योंकि अब तक तो उन्होंने कोशिश भी नहीं की है। और वो अपना समय कैसे बिताते हैं? मेरा मतलब है, वो बस जेल में दूसरे कैदियों से बातें करते रहते हैं। क्या वो अभी भी अलगाव में हैं? उनके पास एक काम है और वे सुरक्षात्मक हिरासत में हैं। वो एक संस्थान में हैं जहां सुरक्षात्मक हिरासत इकाई है। वहां अच्छा कर रहे हैं और उनके पास काम भी है। वो दूसरे कैदियों के कानूनी मामलों से जुड़े बहुत से सवालों के जवाब देते हैं। वो वकील थे। मेरा मतलब है, सबको वो पसंद है और उन्होंने खुद को वहां ढाल लिया है। वो 5 साल से हिरासत या जेल में है। अब आप आगे क्या करेंगे? क्योंकि अटॉर्नी जनरल एलन विल्सन ने कहा है कि मामले की फिर से सुनवाई होगी। हम इसे जितना जल्दी हो सके करेंगे, संभवतः इसी साल। ये तो लगभग असंभव सा लगता है। वकील साहब, यह असंभव है। अटॉर्नी जनरल गवर्नर पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव 3 हफ्ते में है। और वो एक राजनीतिक बयान था, वो कोई कानूनी बयान नहीं था। उन्हें भी उतना ही पता है जितना हमें, और वैसे भी क्रेटन वॉटर्स का इंटरव्यू लिया गया था। वे नहीं कह रहे थे कि इस साल ट्रायल हो सकता है। वे हकीकत समझते हैं। चीफ जस्टिस को जज नियुक्त करना होगा। हमें सभी सुनवाई के स्थान से जुड़ी समस्याएं सुलझानी हैं। हमें फिर से मुकदमे से जुड़ी सामग्री औपचारिक रूप से देनी होगी, उन्हें उसका जवाब देना होगा और कोई भी अतिरिक्त जानकारी भी देनी होगी, और हम बहुत सावधान रहने वाले हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने पहले पालन किया है। हमें पूरा यकीन नहीं है कि हमें पहली बार में सब कुछ मिल गया था। हमें ये चाहिए, और ये दस्तावेजों के लाखों पन्ने हैं। अच्छी खबर यह है कि एआई के विकास के साथ पहली ट्रायल के बाद से दस्तावेजों की समीक्षा करना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि आप एआई का इस्तेमाल करके उस सामग्री का विश्लेषण कर सकते हैं। आप जानते हैं हमारे पास पहले क्या था? आप जानते हैं वो क्या है? F
कंट्रोल। कंट्रोल F। किसी शब्द को खोजने के लिए कंट्रोल F। अब मेरा मतलब है आप खोज सकते हैं। वाक्यांश, विचार आदि हम यही दूसरे मामलों में भी कर रहे हैं। यह कमाल है और इससे हमारे लिए करना आसान हो जाएगा। अब हमें सभी दस्तावेज लोड करने होंगे। हमने पुराने दस्तावेज डेटाबेस में लोड कर दिए। जो भी नया मिलेगा उसे भी लोड करना होगा। कुछ बातें मुकदमे के बाद सीखी हैं जिन्हें हम जांचना चाहते हैं। शायद ये किसी और दिशा में ले जाएं। तो नहीं, सिर्फ एक जज की नियुक्ति, प्री ट्रायल सुनवाई, स्टेटस कॉन्फ्रेंस और आगे की प्रक्रिया पर चर्चा करना, ये सब प्रक्रियाएं हैं। आप ये काम पतझड़ तक नहीं कर सकते थे। आइए इसे और विस्तार से समझते हैं। ट्रायल के बाद आपने क्या नई बातें सीखी हैं जिन्हें और जांचना चाहिए? आपको ये ट्रायल में पता चल जाएगा। अब बताइए ना, हमें थोड़ा सा तो बताइए। मेरा मतलब है, क्या हम ऐसे सबूतों की बात कर रहे हैं जो किसी तीसरे पक्ष को अपराधी ठहराते हों? क्योंकि मैंने ट्रायल के बाद से कुछ संभावित तीसरे पक्ष के संदिग्धों के बारे में सुना है। क्या आप उसी के बारे में बात कर रही हैं? कुछ हद तक हाँ। ट्रायल के बाद हमें संभावित तीसरे पक्ष की जानकारी मिली, लेकिन हम कोई जांच एजेंसी नहीं है। हमारे पास तलाशी वारंट की तामील करने की क्षमता नहीं है अभी के लिए। जैसे ही जज की नियुक्ति होती है, हम उनसे फोर्थ विथ ऑर्डर मांगेंगे, जिससे हमें आवेदन करने की अनुमति मिलती है। हमारे पास समन जारी करने की शक्ति होगी ताकि हम रिकॉर्ड प्राप्त कर सकें और सुनी बातें सत्यापित कर सकें। और वैसे ये सार्वजनिक नहीं होंगे। सही है। आपने तीसरे पक्ष के कितने संभावित संदिग्धों या संभावित लोगों के बारे में सुना है? अच्छी कोशिश थी। हम खास बातों पर बात नहीं करेंगे। मेरा मतलब, क्या इसका कोई संबंध पॉल से जुड़े बोट केस से है? मैं इसमें नहीं जाऊंगा। फिर से ये हिस्सा। हमारे पास जो जानकारी है वो नए ट्रायल में मदद करेगी, क्योंकि हमें पता है, उन्हें नहीं। बुरा मत मानिए, मुझे यकीन है आप कॉल नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है वे देख लें कि हम क्या कर रहे हैं। और आप जानते हैं, हमारे पास जो एक फायदा है वो ये है कि हमें ये बताने की जरूरत नहीं है, और हम बताएंगे भी नहीं। वे इसके बारे में तब जानेंगे जब वो व्यक्ति गवाही देगा। आपको ये ट्रायल कब होने की संभावना दिखती है? शायद अगले साल, बीच में या पतझड़ में। 2017। हाँ, साल के अंत से पहले तो ये किसी भी हालत में नहीं होने वाला। क्या आप मुकदमे की जगह बदलने की अर्जी देने जा रही हैं? हाँ। मेरा मतलब है, इसमें कई अलग अलग बातें हैं। मेरा मतलब है, अगर उन्हें जल्दी में ट्रायल करना है तो उन्हें हमारे साथ सहमत होना चाहिए कि स्थान बदला जाना चाहिए, और हमारे साथ मिलकर ऐसा स्थान ढूंढना चाहिए जो दोनों के लिए उपयुक्त हो, जो हमें सही लगे, जहां आपको जूरी सदस्य मिल सकते हैं। मुझे पता है, आप जानते हैं, एक समस्या यह है कि हमें ऐसे जूरी सदस्य नहीं मिलेंगे जिन्होंने इस मामले के बारे में कभी नहीं सुना हो। हमें ऐसे जूरी सदस्य नहीं मिलेंगे जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा न हो। लेकिन आप जिन जूरी सदस्यों की तलाश कर रहे हैं वे ऐसे होने चाहिए जो कुछ उन्होंने पढ़ा है, सुना है, या जो भी उनकी राय रही है उसे एक तरफ रख सकें और अपना फैसला उस कोर्टरूम में जो सुनते हैं उसी के आधार पर दें। पिछली बार एलेक मर्डॉक ने गवाही दी थी और वो उनका फैसला था। जब वो गवाही दे रहे थे, मैंने आपके चेहरे की ओर देखा था। वो इस बारे में बहुत खुश नहीं लग रहे थे। मुझे तो ऐसा ही लगा। उसके गवाही देने को लेकर आपको कैसा लगा? वो आदमी समझना बहुत मुश्किल है। क्या आप भी? मेरा मतलब, सवाल है, क्या वो गवाही देगा? ये फैसला हमेशा उसी दिन लिया जाता है। मेरा मतलब है, हम ट्रायल से गुजरते हैं, हम उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां ये फैसला लेना होता है, तभी ये फैसला लिया जाएगा। पहले से कोई धारणा नहीं है कि आपको गवाही देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। क्या आप चाहती थीं कि वो गवाही दें? वो वकील और मुवक्किल के बीच की बात है। क्या उस बारे में आपकी निजी राय भी नहीं बताई जा सकती? मेरी जो भी राय होगी वो हमारी बातचीत पर आधारित होगी, और हमारी वो बातचीत गोपनीय है। और मैं निश्चित रूप से ये नहीं बताने वाला कि उन्होंने मुझसे क्या कहा या मैंने उनसे क्या कहा। बिल्कुल। कैनल वीडियो के बारे में क्या? मुझे याद है, मैंने पहले भी पूछा था। उन्होंने कहा था कि वे कैनल्स में नहीं थे, और आपके पास वो स्नैपचैट वीडियो है जिसमें वो बुब्बा से बात कर रहे हैं। जो वो समझाने की कोशिश कर रहे थे, जो वो ठीक से समझा नहीं पाए, वो दो बातें हैं। पहली बात, इसमें कोई सवाल नहीं है,
अगर आप जांच देखें तो जब पुलिस वाला वहां पहुंचा वो शॉटगन लेकर खड़ा था। 911 ऑपरेटर को रिकॉर्डिंग में उसने कहा, किसी ने मेरी पत्नी और बच्चे को मार डाला है, मैं निहत्था हूं, मैं घर से हथियार लाकर लौटूंगा। वे वहां पहुंचे। पति शॉटगन लेकर खड़ा था और 100 गज से भी कम दूरी पर उसकी मृत पत्नी और बेटा पड़े थे। मेरा मतलब है, पति, मृत पत्नी 100 में से 99 बार पति ही होता है, और खासकर जब वह शॉटगन पकड़े हो। ठीक है, तब उन्हें नहीं पता था कि वही हत्या का हथियार है, तो उन्होंने उसी रात तय किया कि वही है। हमें यह कैसे पता चला? क्या उन्होंने उस फीड रूम की जांच की जहां पॉल का शव था, डीएनए या फिंगरप्रिंट्स के लिए? क्या उन्होंने डीएनए या फिंगरप्रिंट्स लेने की कोशिश की? क्या उन्होंने फाइबर या बाल ढूंढे? नहीं। पॉल के सिर के पास एक जूते का निशान है। पता चला वो कोलेटन काउंटी शेरिफ डिप्टी के जूते का निशान था। उन्होंने क्राइम सीन बिगाड़ा और फॉरेंसिक जांच नहीं की। लाशों से दूर जाते हुए घास में गाड़ी के टायरों के निशान थे, जो सच में पीछे के रास्ते बाहर जा रहे थे। ठीक है, घर की तरफ नहीं जा रहे थे। निशान साफ थे, तस्वीरों में थोड़े दिख रहे थे और गवाहों ने भी गवाही दी थी। गाड़ी के टायरों के निशान वहां थे। फायर डिपार्टमेंट के चीफ ने गवाही में मुख्य जांच अधिकारी से कहा था कि टायरों के निशान संभाल कर रखने चाहिए, हो सकता है वो हत्यारे की गाड़ी हो। राजा ने उन सब पर गाड़ी चला दी, सब कुछ नष्ट कर दिया। उन्होंने सबूत नष्ट कर दिए, सबूत नष्ट कर दिए। उन्होंने सब कुछ ले लिया ताकि उनके पास कोई फॉरेंसिक सबूत न रहे, क्योंकि उस रात उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें यह करने की जरूरत नहीं है, वही हत्यारा था। और क्या वजह हो सकती है? यह सिर्फ वही नहीं है जो हम टीवी पर देखते हैं। मेरा मतलब है, एक आदमी ने गवाही दी थी। अपराध स्थल की बुनियादी बात, आप किसी को अंदर नहीं आने देते, आप उन्हें खून पर चलने नहीं देते। फीड रूम, जहां उसे और पॉल को मारा गया था, उन्होंने उसी रात साफ तय कर लिया था कि वही था। उसने गवाही दी कि जब उससे पूछा गया कि क्या वह वहां गया था, तो उसने सोचा उसकी जेब में दवाइयों की गोलियां थीं, इसलिए मानना जरूरी नहीं था, क्योंकि इससे वो फंस सकता था और उनका केस मजबूत होता। हाँ, मैं नीचे गया था। दूसरी बात यह है, राज्य कहता है कि वो वहीं उन पलों या कुछ मिनटों पहले था जब उनकी हत्या हुई। राज्य मृत्यु का समय कैसे तय करता है? बिल्कुल भी नहीं। उस कोरोनर की गवाही से, जिसने गवाही दी थी कि उसने उनके सिर छुए थे। याद है वो? सही। ठीक है, मेरा मतलब है, कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं, कोई थर्मामीटर नहीं, कुछ भी नहीं। लिवर में थर्मामीटर, हाँ। नहीं, फिर से मामले में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी थी। मृत्यु के समय का कोई फॉरेंसिक निर्धारण नहीं किया गया। वे कहते हैं जब पॉल और मैगी के फोन बंद हो गए थे। सही है। ठीक है, उन्हें कैसे पता चला कि वे बंद हैं? उन्होंने कहा कि उसके बाद कोई और मैसेज नहीं था। सही है। कई गवाहों ने यह भी गवाही दी कि केनल्स के पास मोबाइल नेटवर्क कभी आता था, कभी चला जाता था। तो ये कि उन्होंने किसी को मैसेज नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने किसी को मैसेज करने की कोशिश नहीं की। मेरा मतलब यही बात है, उन्होंने फोन इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। अब मैगी के फोन पर उसमें एक उसने किसी चीज का वीडियो बनाने की कोशिश की और वही उसमें आखिरी चीज है। अब हो सकता है उसने गोलियों की आवाज सुनी हो, कोने से घूमकर देखा हो। पॉल को गोली लगने के बाद मृत देखा और वो वहां वीडियो बना रही थी। क्या वो ऐसा करती अगर वो एलेक होता? मुझे नहीं लगता। फिर उसे गोली मार दी गई। मेरा मतलब है, हम सब मानते हैं कि पॉल को पहले गोली लगी थी। राज्य भी यही मानता है। तो फिर से कहूं, उनके केस में स्विस चीज के टुकड़े से भी ज्यादा छेद हैं। और अगर वित्तीय अपराधों ने जूरी को यह मानने पर मजबूर न किया होता कि वह पहले से ही एक धोखेबाज है, इससे पहले कि उन्होंने कोई असली सबूत सुना हो, तो हमारा मानना है कि वे इसे बहुत अलग नजरिए से देखते और दोबारा सुनवाई में उन्हें वो मौका मिलेगा।
क्या कजिन एडी इस केस में नजर आएंगे? पिछली बार आप या राज्य उन्हें बुला सकते थे, लेकिन किसी ने नहीं बुलाया। सब लोग उसके बुलाए जाने का इंतजार कर रहे थे। देखिए, बात यह है, वो एक प्रशिक्षित बार्किंग सील है। वो पिछले 5 साल से टखने पर मॉनिटर पहनकर बाहर है। उसने राज्य के इतिहास में सबसे ज्यादा ऑक्सी की तस्करी करने की बात कबूल की है। वो कम से कम 25 साल की अनिवार्य सजा का सामना कर रहा है। एलेक्स से लाखों डॉलर के चेक कैश कर चुका है और उसने साजिश भी रची थी। अब उसने कहा कि उसमें से कुछ तो बस उसने चेक कैश किए और एलेक को नकद दे दिया। लेकिन साफ है, उसका कुछ स्थानीय ड्रग गैंग के साथ संबंध था। हमारी याचिका में बताया गया कि उसने पॉलीग्राफ टेस्ट दिया था मैगी और पॉल की हत्या के बारे में, और वो उसमें फेल हो गया। वह एक रिश्ता है और कुछ चीजें जो हमें चाहिए, हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि उसका और इन ड्रग गैंग्स के साथ क्या रिश्ता है। कजिन एडी मैगी और पॉल को क्यों मारना चाहेगा? तुम जानते हो, मैं नहीं कह सकता। मेरा मतलब है, सच में। तुम नहीं कह सकती या नहीं कहना चाहती। देखो, मैं अपने ही केस को कमजोर करूंगा। अगर मैं अभी कहूं तो हमारे केस को नुकसान पहुंचेगा। क्रेटन वॉटर्स को भी यह बात उसी वक्त पता चलनी चाहिए जैसे सबको। और मुझे उम्मीद है कि वे कजिन एडी को गवाही के लिए बुलाएंगे, क्योंकि उसकी जिरह से शायद एलेक्स की बेगुनाही साबित हो सकती है। तो फिर आप उसे गवाही के लिए बुलाइए। समस्या यह है कि अगर आप उसे गवाही के लिए बुलाते हैं, मेरा मतलब है, अभी तक हमें किसी तरह की प्ली डील की पेशकश नहीं की गई है। मेरा मतलब है, मैं ये नहीं कह सकता कि वो एक विरोधी गवाह है और मैं उससे जिरह कर सकता हूं। वो मेरा गवाह है। इससे उन्हें उससे जिरह करने और लीडिंग सवाल पूछने का मौका मिलता है। मेरा मतलब है, यहां नियम और रणनीतिक कारण होते हैं कि आप कुछ करते या नहीं करते। देखेंगे। दूसरा केस खत्म हुए 5 साल हो गए, फिर भी वो जेल से बाहर क्यों है? हाँ, उनके केस अभी लंबित हैं, समाधान नहीं हुआ। मैंने डिक हार्पोटेलियन से पॉल मैगी की हत्या के मुख्य जांचकर्ता के बारे में भी पूछा। स्लेड एजेंट डेविड ओवेन एलेक को दोषी ठहराए जाने के बाद रिटायर हुए। 2025 की गर्मियों में एक जज ने एक हत्या केस खारिज किया जिसमें ओवेन जांचकर्ता थे। 2015 में माइकल खलूची पर पत्नी सारा लिन मूर खलूची की हत्या का आरोप लगा। द स्टेट.com ने बताया कि एक जज ने पाया कि ओवेन ने जानकारी नहीं दी थी, जिससे लगे कि सारा ने खुद को नुकसान पहुंचाया हो सकता है। डेविड ओवेन इस मामले में मुख्य जांचकर्ता, मुख्य स्लेड एजेंट थे। मुकदमे के बाद से उनके साथ कुछ समस्याएं रही हैं। एक और मामला था जिसमें उन पर कुछ सबूत छुपाने का आरोप लगाया गया था। क्या आपको लगता है कि यह समस्या बन सकती है? क्या आप इसे पेश करेंगी? बिल्कुल। याद रखें, उन्होंने पहले गवाही में माना था कि इस मामले में अभियोग के लिए ग्रैंड जूरी से झूठ बोला था। ग्रैंड जूरी के सामने शपथ लेकर झूठ बोला था, तो वो झूठ बोलने के लिए तैयार है। सवाल ये है, और अब ये नया घटनाक्रम, सबूत छुपाना, फिर से इस मामले में फॉरेंसिक साक्ष्य थे ही नहीं। उनके पास कोई फॉरेंसिक सबूत नहीं है, या कम से कम देखिए, उन सभी उपकरणों के साथ जिनके लिए उन्होंने पसीने की जांच के लिए $60 मिलियन की लैब बनाई है। उन्होंने बाल क्यों नहीं ढूंढे, फाइबर क्यों नहीं ढूंढे, कुछ भी क्यों नहीं ढूंढा? मेरा मतलब है, किसी ने भी जाकर जांच नहीं की। अच्छा, वहां एक बाल है, चलिए इसे लेते हैं, जांचते हैं। शायद यह पॉल का है, शायद किसी और का। अगर यह अज्ञात है तो इसे डीएनए डाटाबेस में चेक करें। मेरा मतलब है ये बस अकल्पनीय है कि इतने मामले में उन्होंने वो बुनियादी फॉरेंसिक जांच नहीं की जो किसी भी रहस्य भरे अपराध के मामले में की जाती है। उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्होंने मान लिया कि वही दोषी है, और उन्होंने उसी रात यह फैसला कर लिया था। एलेक बर्डॉक इसके लिए पैसे कैसे दे रहे हैं? मेरा मतलब है, मुझे पता है आपसे ये सवाल पहले भी पूछा गया है, लेकिन कहा जाता है कि उनके पास तो कोई पैसे नहीं हैं। जब उन्होंने हमें हायर किया था तब उनके पास पैसे थे और हमें अच्छी खासी फीस मिली थी, जिम और मुझे दोनों को। हम मानते हैं। पता है, ये अजीब लगता है, लोग नहीं मानते कि कोई वकील ऐसा करेगा। शायद ये मेरे पेशे पर सवाल उठाता है,
लेकिन जब हमें किसी आपराधिक मामले में हायर किया जाता है तो हमें एक तयशुदा फीस मिलती है, और वो मामला तब तक खत्म नहीं होता जब तक सच में खत्म नहीं हो जाता। तो अब आपको और पैसे मिलेंगे? आपने शुरू में ही अच्छी फीस ली थी, अब वही है। मुझे कानून की प्रैक्टिस करके बहुत पैसा कमाने का आशीर्वाद मिला है। अच्छा घर है ना? सही है, ये बहुत खूबसूरत है। और जिम भी ऐसा ही है। और मेरे साथ पहले भी ऐसा हुआ है, जब एक केस फिर से ट्रायल के लिए वापस भेजा गया है। आप उससे ज्यादा पैसे नहीं लेते, आप बस जाते हैं, काम पूरा नहीं हुआ, उसने केस के लिए रखा है और उसे पूरा करें। और फिर से सबूतों के आधार पर एलेक, पॉल और मैगी के साथ हत्याओं से पहले वाले 1 साल तक उठने बैठने के आधार पर हर दूसरे हफ्ते वे मेरे ऑफिस में आते थे, पॉल के बोट केस पर काम करने के लिए। जो मैंने उन तीनों के बीच देखा, खासकर पॉल और एलेक के बीच, उससे मुझे यकीन हो गया कि एलेक कभी ऐसा नहीं कर सकता। याद रखिए, जिसने भी पॉल की हत्या की, उसने उसकी कनपटी पर शॉटगन रखकर उसका दिमाग उड़ा दिया। वो पूरी तरह एग्जीक्यूशन स्टाइल हत्या थी। मैगी जमीन पर थी, उसे कई बार और सिर के पीछे गोली मारी गई। 2 एग्जीक्यूशन स्टाइल हत्याएं। अब अगर वे गुस्सा हो गए, या आप जानते हैं, मर्द अपनी बीवी और बच्चों को मार देते हैं, हमेशा नहीं, लेकिन अगर कोई झगड़ा या कुछ हुआ हो। लेकिन आप जानते हैं, उनकी थ्योरी ये है कि मामला बिगड़ता जा रहा है, जिसमें करीब $7,50,000 की फीस मांगी गई थी, जो शायद फर्म के खाते में जमा नहीं हुई थी। वो इससे पहले 2 बार ऐसा करते पकड़े गए थे, पैसे वापस कर दिए थे। ओह, क्लरिकल गलती थी, कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे लगे कि इस बार कुछ अलग होगा। बिल्कुल नहीं, कोई मामला बिगड़ता नहीं जा रहा था। उसके लिए किसी भी खतरे की कोई तात्कालिकता नहीं थी, और खासकर उस दोपहर 2 बजे तो बिल्कुल भी नहीं। अगर एलेक, पॉल और मैगी की हत्या से ठीक पहले केनल्स में था, तो क्या आपको लगता है उसे पता है किसने किया? सबसे पहली बात, उन्होंने मोबाइल फोन का इस्तेमाल बंद कर दिया था। कोई सबूत नहीं कि वो हत्या से ठीक पहले वहां था। वो अपनी मम्मा के घर जा रहा हो सकता था, क्योंकि वहां से निकलने के बाद वो ऊपर गया और उसने वहां तक गोल्फ कार्ट चलाई, फिर अपनी कार में बैठ गया। वो कुछ देर अंदर गया, फिर कार में बैठकर मम्मा के घर चला गया। जब वो अपनी मम्मा के घर पहुंचता है, उसके जूतों पर कोई खून नहीं, मस्तिष्क के कोई अवशेष नहीं, कुछ भी नहीं। गोल्फ कार्ट में कोई खून नहीं, कार में भी कोई खून नहीं। और उन्होंने कहा कि उन्होंने पसीने के निशान देखे। हर शावर, हर ड्रेन, हर कपड़े का टुकड़ा जो मिल सकता था, सब कुछ चेक किया। उस रात उस घर में कहीं भी खून का एक कतरा या इंसानी अवशेष नहीं मिला। कोई बंदूकें नहीं मिली। मेरा मतलब है, आप जानते हैं, अगर यह अचानक हुआ, तूफान आ रहा था, तो यह बहुत अच्छी तरह से योजनाबद्ध, अचानक सबूतों को पूरी तरह से मिटाने के लिए किया गया था। कोई सबूत नहीं है, कोई भी सबूत उसकी ओर इशारा नहीं करता। यह 100% ट्रायल में जाएगा। बिल्कुल। फैसले के अलावा कोई और समाधान नहीं है। खैर, वे इसे खारिज भी कर सकते हैं। यही एक और तरीका है, या तो फैसला या फिर आपकी तरफ से खारिज करना। अगर आप सबूत फिर देखें, तो इस फैसले के बाद हम उसे दोषी नहीं ठहरा सकते। संभव है वे कहें कि हम ईमानदारी से जूरी के सामने ऐसा मामला नहीं रख सकते जिससे संदेह से परे साबित हो कि उसने अपराध किया है। मुझे नहीं लगता। मैं 12 साल अभियोजक रहा हूं और एक हाई प्रोफाइल केस पर किताब भी लिखी है। ऐसे मामलों में जूरी चुनना मुश्किल होता है। हर कोई उसे दोषी मानता था, पर कई बातें सामने नहीं आईं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक उसे निष्पक्ष मुकदमा मिला। तो मैंने ये पहले भी किया है। मैं रहा हूं उनकी जगह पर। और ऐसे बहुत बहुत सारे मामले हैं। आप उन मामलों के बारे में पढ़ते हैं जहां मैंने दोष सिद्धि हासिल की। आप उन मामलों के बारे में नहीं पढ़ते जहां मैंने आगे नहीं बढ़ाया या खारिज कर दिया, क्योंकि मुझे न्याय नहीं लगा। और अभियोजक का काम भी यही है। क्या बेकी हिल पर मुकदमा चलना चाहिए? हाँ। ठीक है। जूरी से छेड़छाड़ के लिए। देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट ने जो रिकॉर्ड प्रकाशित किया है, उससे साफ है कि उसने कोशिश की थी। मेरा मतलब है,
मेरा ख्याल है वो पूछ रहे हैं किस लिए। जीन टोल ने फैसला दिया और जो भी तथ्य उन्होंने पाए, जज, जस्टिस, चीफ, पूर्व मुख्य न्यायाधीश जीन टोल, उन्होंने अपने कार्यों के बारे में अच्छे तथ्यात्मक निष्कर्ष निकाले। उन्होंने कहा बेकी हिल ने यही किया था। अगर उन्होंने वो बातें कहीं, या चूंकि उन्होंने वो बातें कहीं, तो अब बोझ हमारे ऊपर है यह साबित करने का कि इससे फैसले पर असर पड़ा, कि किसी जूरी सदस्य पर इसका असर हुआ। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने रेमर सहित बात के सभी मामलों में ये नहीं कहा। इसमें बताया गया है कि जब हम ये साबित कर देते हैं तो अभियोजन पक्ष पर यह उचित संदेह से परे साबित करने का बोझ होता है कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन सच्चाई ये है कि अब ये तथ्य निर्विवाद हैं। कम से कम ये जूरी को प्रभावित करने की कोशिश है, जो कि एक अपराध है। क्या सुप्रीम कोर्ट आपराधिक आरोपों के लिए मामला भेज सकती है? तो क्या आपको लगता है कि इसमें जगह है, क्योंकि जो राय उन्होंने जारी की है या जो उन्होंने रिलीज की है, क्या उसके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए? मेरा मतलब है, हमारे पास एक अभियोजक था जो अदालत में गया और कहा कि जूरी से छेड़छाड़ का कोई सबूत नहीं था। नहीं, उसने जो कहा था वो ये था कि मुझे नहीं लगता कि मेरे पास इतना सबूत है जिससे मैं जूरी को उचित संदेह से परे ये यकीन दिला सकूं कि उसने जूरी से छेड़छाड़ की है। और मुझे लगता है उस समय वह टोल के फैसले को लेकर गलतफहमी में था, जिसमें कहा गया था कि आपको दिखाना होगा कि इससे किसी पर असर पड़ा। अगर आप या बेकी हिल पिस्तौल लेकर किसी दुकान में जाती हैं, काउंटर पर जाकर कहती हैं मुझे अपना पैसा दो, क्लर्क मना कर देता है और वो बाहर चली जाती है, क्या उसने हथियारबंद डकैती की है? नहीं। क्या उसने हथियारबंद डकैती की कोशिश की है? हाँ। मेरा मतलब है, ये तो बस आप जानते हैं, ये तो आपराधिक कानून की बुनियादी बात है। तो मेरा मतलब है, और रिक हबर्ड, वो आदमी जिसने बेकी के खिलाफ खुद को चेक लिखने और टोल के सामने झूठी गवाही देने के मामले की पैरवी की थी, वो ये बात जानता है। और वैसे भी ये असल में उसकी जिम्मेदारी नहीं है। वो आदमी जिसने उसे गले लगाया और बेकी बू कहा, बेकी बू, तुम जानते हो वही एलोन विल्सन है, हमारे अटॉर्नी जनरल, जो गवर्नर के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, अब इस मामले से दूर रहना चाहते हैं। उसे यहां कुछ कड़े फैसले लेने होंगे। उसे यहां एक संदेश देना जरूरी है। वो इस मुकदमे में कोर्ट हाउस की दूसरी सबसे उच्च अधिकारी हैं। जूरी उनसे दिशा निर्देश की उम्मीद कर रही है। जैसा कि एक जज ने बहस के दौरान कहा था, वो उनकी शेरपा हैं। इसलिए उनके पास अनुचित स्थिति है। ये ऐसा नहीं कि कोई आपको किराने की दुकान में देखकर जूरी सदस्य से कहे, अरे वो दोषी है। ये वही व्यक्ति है जिस पर वे जूरी में रहते हुए अपनी भलाई के लिए भरोसा करते हैं। ये अविश्वसनीय है। क्या आपको बस्टर से कोई खबर मिली है? क्या आप उनसे संपर्क में रहती हैं? हाँ, हम संपर्क में रहते हैं। जिम ग्रिफिन उनसे मुझसे ज्यादा बात करते हैं। और बेशक वो और एलेक बात करते हैं और मिलते भी हैं। मेरा मतलब है, ये मुलाकातें होती रहती हैं। एलेक और बस्टर बात करते हैं और मिलते हैं? हाँ। सच में? मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बाहर ऐसी कुछ रिपोर्टें आ रही हैं, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो मुझे इसके बारे में बताइए। मुझे नहीं लगता। मैं बस इतना कह सकता हूं कि वे बहुत मिलनसार हैं। वे बहुत अच्छे हैं। उनका आपस में बहुत अच्छा रिश्ता है। तुम जानते हो, बस्टर पिता बना है, सही? क्या तुम्हें पता था? मुझे नहीं लगा कि मुझे ये पता था। शादी कर ली? मुझे पता था कि उसकी शादी हो चुकी है। मैरी का एक बच्चा हुआ था। आप बच्चे का नाम किसके नाम पर रखते हैं? एलेक। मैं कहूंगा कि उनका रिश्ता काफी अच्छा है। हाँ, मैं भी यही कहूंगी। तो वो अपने पिता का समर्थन कर रहा है। बिल्कुल। और अपने पिता की बेगुनाही पर विश्वास करता है। बिल्कुल, कोई भी। और ये बात है, आप जानते हैं, मैंने आज सुबह क्रेटन वॉटर्स को कहते सुना। खैर, आप जानते हैं, पीड़ितों सर को न्याय मिलना चाहिए। मगर मैगी के माता पिता नहीं मानते कि उसने मैगी को मारा है। ओह हाँ, मैगी के माता पिता नहीं मानते कि एलेक ने हत्या की थी। मेरी भी यही समझ है। मैंने उनसे बात नहीं की है। क्या एलेक ने पोते से मुलाकात की? मुझे नहीं पता था कि वे उसे जेल ले जा सकते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। कोई आखिरी विचार? मुझे बस लगता है कि देखिए, मैं ये बहुत समय से कर रहा हूं।
ऐसे पल आते हैं जब आप अपने आप से कहते हैं, यही वजह है कि मैं ये करता हूं। और ये उन्हीं पलों में से एक है। और फिर से हमारे चारों ओर, देश में हर जगह हम देखते हैं कि कानून के शासन की अनदेखी की जा रही है, जजों द्वारा, कार्यपालिका शाखा के सदस्यों द्वारा, जैसे कि अभियोजकों द्वारा। ये वही बात है जिस पर मैं 50 साल से विश्वास करता हूं, और मेरा मतलब है, मैं इसके बारे में बेहद खुश हूं। भले ही इसमें मेरा, जिम का और हमारी टीम का बहुत सारा समय और पैसा लगेगा, लेकिन यह एक शानदार चीज है। तो क्या आप इसे एडवांस में मिली फीस से प्रो बोनो कर रही हैं? इस समय हाँ, और अब शायद कोई अमीर दानदाता इसमें और योगदान देना चाहेगा। सिर्फ खर्च ही पहली बार में $6 लाख थे। रक्षा पक्ष की ओर से हाँ, सिर्फ ठहरने की जगह और विशेषज्ञों पर विशेषज्ञ, मुख्य रूप से विशेषज्ञ। और जहां हम रुके थे वह इतना महंगा नहीं था, लेकिन वहां होटल के कमरे किराए पर लेने से सस्ता था। हाँ, वहां होटल के कमरे नहीं थे। आप लोगों ने सारे ले लिए थे। और वहां क्या था? पूरे इलाके में 4 मोटल थे। वहां कोई होटल नहीं था। 4 मोटल और 3 रेस्टोरेंट थे। क्या आप लोग अक्सर क्रैकर बैरल जाते थे? मुझे याद नहीं है। हाँ, आपने उसे अपने दिमाग से निकाल दिया। वो बहुत दर्दनाक था, मुझे पता है। मैंने स्थानीय कारोबारों का समर्थन करने की कोशिश की थी। खैर, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। सोमवार 1 बजे। हमें क्या जानने को मिलेगा? जब आप वहां पहुंचेंगे तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है। हम ट्रायल के बारे में बात करेंगे, और अगर किसी के पास कोई सवाल है तो उसका जवाब देंगे। हमारे पास कुछ घोषणाएं भी हैं जो मुझे लगता है कि आपको बहुत दिलचस्प लगेंगी। क्या वही डिफेंस टीम है? हाँ सभी लोग? हाँ, टीम फिर से एकजुट हो रही है। टीम फिर से एक साथ है, ठीक है। डिक हार्पुटलियन, मैं आपकी बहुत आभारी हूं कि आपने इतने लंबे दिन के बाद भी समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप कुछ और जोड़ना चाहेंगे? मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में बहस के बाद से हमने देखा है कि कई लोगों का, चाहे वे पॉडकास्ट करने वाले हों, अखबारों के रिपोर्टर हों या टीवी चैनलों के, या कोई भी हों, अब वे इसे समझने लगे हैं। मुझे लगता है कि आप इसे समझ रहे हैं। यह इतना सीधा साधा नहीं है। और यही बात है, अगर आप जूरी को प्रभावित करते हैं तो आप फैसले का कोई और अर्थ नहीं निकाल सकते, बस यही कि आप जूरी को प्रभावित कर सकते हैं। तो मुझे यह करना अच्छा लगता है। क्या आप बता सकते हैं? मैं बता सकती हूँ। मैं बता सकती हूँ। धन्यवाद डिक, मैं सच में इसकी सराहना करती हूँ। डिक हार्पुटेलियन। यहाँ आने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। और रिकॉर्ड के लिए, कजिन एडी स्मिथ ने हमेशा यही कहा है कि उनका मैगी और पॉल की हत्या से बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है। याद रखें, आप मर्डॉक केस लॉ एंड क्राइम प्लस पर पढ़ और देख सकते हैं। ये हमारा नया ऐप है। कोलंबिया, साउथ कैरोलिना से प्रसारित क्राइम फिक्स का ये एपिसोड यही समाप्त होता है। मैं एंजेलेट लेवी हूँ। साथ देने के लिए धन्यवाद। अगली बार यही मिलूंगी।